नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की शक्तियां। हमने पहले एग्जीक्यूटिव पावर को डिस्कस किया, डिप्लोमेटिक पावर को डिस्कस किया और एज वेल एज हमने जो मिलिट्री पावर को भी हमने डिस्कस किया। और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर का मतलब विधायिका विधायिका की शक्तियां। विधायिका की जो शक्तियां हैं वो मोस्ट ऑफली ये दिमाग में आती है कि केवल जो है पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा या लोकसभा, क्योंकि कानून बनाने का काम विधायिका का होता है। इसलिए जो है दिमाग में एक आम लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि कानून बनाने का काम या फिर जो विधायिका की जो पावर है वो केवल जो है पार्लियामेंट के पास है या फिर राज्य की विधायिका के पास है। लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी पावर है। जिस प्रकार से कार्यपालिका की पावर, जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक पावर, जिस प्रकार से मिलिट्री पावर, तो इस तरह से जो है एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इवन जो है जुडिशियल पावर भी है। वो हम बाद में लेटर ऑन जो है उसको डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द लेजिस्लेटिव पावर बीइंग इसके अंदर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। भारत के राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का ही हिस्सा माना जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट को सम्मान करना और मैसेज देने का जो काम है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। और लोकसभा को यानी कि हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। निम्न सदन, दो पार्लियामेंट में दो सदन है, निम्न सदन और एक उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। तो हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व करने की पावर यानी कि भंग करने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड थिंग, इफ देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इफ देर इज एन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इन ऑर्डिनरी बिल, ही कैन कॉल ए ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस टू रिजोल्व द डेडलॉक। अगर किसी सामान्य बिल पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है यानी कि विवाद आ जाता है दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कोई विवाद आ जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है किसी भी ऑर्डिनरी बिल पर, किसी कानून पर, बिल को बोलते कानून पर, तो उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। ज्वाइंट मीटिंग बुला सकता है, ज्वाइंट सीटिंग बुला सकता है, ज्वाइंट मीटिंग बुला सकता है। तो ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। ये देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ हाउस, दोनों हाउस के अंदर, किसी इन रिगार्ड द ऑर्डिनरी बिल, किसी बिल लेकर कोई विवाद आ जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो दोनों सदनों को उनकी संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईच सेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एड्रेस द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द ज्वाइंटली ऑफ ए पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट शुरू होती है, जब नया सेशन शुरू होता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईच सेशन प्रेसिडेंट ज्वाइंटली उनको एड्रेस करता है। तो ये भी जो है ये भी प्रेसिडेंट की पावर है। इसके बाद
In this address to joint session, Parliament is outline the general policy and program of the government. जब जर्नल पॉलिसी होती है, कोई भी जर्नल पॉलिसी होती है और इसमें जनरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट का कोई प्लान होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट दोनों सदनों को एक साथ जो है एड्रेस करता है। प्रेसिडेंट दोनों सदनों को एक साथ एड्रेस करने की पावर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। और हिज स्पीच इज लाइक द इम्पोर्ट मैन, इनकी जो स्पीच है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जो स्पीच होगी एज लाइक किंग ऑफ इंग्लैंड, ये उनकी जो स्पीच होगी वो किंग ऑफ द इंग्लैंड होगी। और ही प्रिपेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर, और उसको जो प्रिपेयर किया जाएगा वो बाय पीएम, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसको प्रिपेयर किया जाएगा। क्योंकि जो भी स्पीच अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे रहे हैं वो गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत, और उनका जो है एक उसको ये कह सकते हैं कि भी ज्वाइंट और एक जनरल पॉलिसी का प्रोग्राम है वो, यानी कि जर्नल पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट का जो प्लान है उस पर जब वो स्पीच देते हैं तो वो स्पीच प्रिपेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ही मे सेंड ए मैसेज टू द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि किसी एक हाउस को भी मैसेज दे सकते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है। एवरी विल पास बाय द बोथ हाउस द पार्लियामेंट इज टू बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट। जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो भी बिल पास होंगे, या तो राज्यसभा और लोकसभा, अगर दोनों सदनों से जो बिल पास हो जाता है तो उसको असेंट के लिए, असेंट का मतलब सहमति के लिए, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। और प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति जता देते हैं, तब कोई भी बिल कानून बनता है, कोई भी बिल कानून बनता है। अंडर आर्टिकल 111 के तहत राज्यसभा के द्वारा कोई बिल पास हो गया, फिर लोकसभा के द्वारा पास हो गया। बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है एक्सेप्ट मनी बिल। राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, दोनों सदनों से पास होने के बाद उसको सहमति के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट अपनी सहमति उस पर दर्ज कर देते हैं, सहमति दे देते हैं, तब वो बिल जो है कानून बनता है। तो ये जो पावर है ये लेजिस्लेटिव पावर है, ये लेजिस्लेटिव पावर है। इसके अलावा कोई भी बिल असेंट के लिए, सहमति के लिए जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट उसे विद होल्ड कर सकता है, यानी कि अपने पास रख सकता है और उसे रिकंसिडरेशन के लिए भाई उसको दोबारा सदन में भेज सकता है। ये विद होल्ड करने की पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। लोकसभा ने, मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया उस बिल को, और उस पे सहमति के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आ गया वो बिल, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको होल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है और उसे दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है सदन के अंदर। इन केस ऑफ द बिल अदर देन द मनी बिल, अगर मनी बिल को छोड़ के, इसमें क्लियर है कि मनी बिल को छोड़ के उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, में रिटेन अपने पास रख सकता है
to the House of the reconsideration on the sum suggested by him. If the bill is again passed by both the House of the Parliament with or without amendment, he must give the assent to when it is sent to him for the second time. अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया सदन में, लेकिन मनी बिल को छोड़ के मनी बिल को विद होल्ड नहीं कर सकते, तो इसके अलावा अदर जो बिल हैं उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया सदन में, और सदन के द्वारा या तो उसके अंदर कुछ चेंजिंग कर, सदन ने उसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, या फिर कुछ चेंज नहीं किया और दोबारा से फिर असेंट के लिए भेज दिया, यानी कि सहमति के लिए भेज दिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू गिव द असेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल। यह प्रोविजन है। इसके साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 12 मेंबर राज्यसभा के, 12 मेंबर राज्यसभा से, 12 मेंबर राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने की, यानी कि चुनने का अधिकार है कि 12 टोटल 250 है संख्या, उसमें से 230 प्लस में यानी कि टोटल 250 है, उसमें से 12 जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत बोलते हैं इसको, मनोनीत किए जाते हैं 12। वो कौन से सदस्य हैं? जो आर्ट के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, हैविंग द स्पेशल नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, या फिर उसमें साहित्य के अलावा आर्ट, यानी कि आर्ट का मतलब कला के क्षेत्र के अंदर, या फिर सोशल सर्विस, सामाजिक सेवाएं इसके क्षेत्र में, या फिर जो है इसमें स्पेशल जो है पर्सनैलिटीज, यानी साहित्य के, आर्ट, कला और इस क्षेत्र के अंदर स्पेशल नॉलेज, स्पेशल एक्सपर्टाइजेशन जो है जिस पर्सन की, उसे राष्ट्रपति चुन सकता है, यानी कि टोटल 12 जो है सदस्यों को चुन सकता है। अंडर आर्टिकल 80 क्लाज 3 के तहत ही इज ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा, और लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडिया के मेंबर भी चुनने का अधिकार, यानी कि पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके साथ साथ द प्रेसिडेंट हैज ले बिफोर द पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंस बजट, द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स जनरल, जो ऑडिटर्स जनरल की जो रिपोर्ट होगी, जो वार्षिक बजट की ऑडिटर जनरल के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसको पार्लियामेंट में रखने की पावर वो प्रेसिडेंट के पास है। एंड रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन, द रिपोर्ट ऑफ द यूनियन पब्लिक कमीशन, जो यूनियन पब्लिक कमीशन यूपीएससी की जो रिपोर्ट होगी, यूपीएससी की जो रिपोर्ट होगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की जो रिपोर्ट होगी, उसको भी पार्लियामेंट में रखने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है के पास है। यानी कि यूपीएससी की रिपोर्ट जो रिपोर्ट होगी उसको पार्लियामेंट में रखने का की पावर है। एंड रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट की जो रिपोर्ट है और शेड्यूल ट्राइब की जो रिपोर्ट है और बैकवर्ड क्लास की जो कमीशन की जो रिपोर्ट है, मीनिंग देयर बाय
मीनिंग देयर भाई एससी कमीशन, एससी कमीशन यानी कि अनुसूचित जाति आयोग, और एसटी आयोग, और पिछड़ा वर्ग आयोग। इस आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है, रिपोर्ट तैयार की गई है, इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर रखने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। इधर मैंने बताया आपको यूपीएससी की, इधर मैंने बताया यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट होगी, उसको भी जो है पार्लियामेंट में रखने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। इस अभी और साथ में एडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसको भी पार्लियामेंट में रखने का, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, यूपीएससी कमीशन की जो रिपोर्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, शेड्यूल कास्ट कमीशन की रिपोर्ट, शेड्यूल ट्राइब कमीशन की रिपोर्ट, पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट, ये जितनी भी ये रिपोर्ट है, इन सारी, और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसके साथ साथ इसको समझेंगे, जो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा के आधार पर या फिर उनकी संस्कृति के आधार पर जो अल्पसंख्यक जो है आयोग, ये इनके स्पेशल ऑफिसरों के द्वारा, क्योंकि इनके अल्पसंख्यक आयोग के जो स्पेशल ऑफिसर जो नियुक्त किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उन स्पेशल ऑफिसरों को अल्पसंख्यक लोगों के कंडीशन के मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जब उनको नियुक्त किया जाता है तो वो अल्पसंख्यक वर्गों के कंडीशन की इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में पेश करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए और उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब की कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लोगों के कंडीशन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, चाहे उसमें इन्वेस्टिगेशन सुजेशन भी हो सकते हैं, सुझाव भी हो सकते हैं, प्लानिंग भी हो सकती है, तो वो सारी तमाम और उनके हालात और परिस्थिति सारी चीजें उसमें आती हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में रखने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके अलावा ये बहुत सारी ऐसी पावर हैं जिसको समय समय पे पार्लियामेंट उस पे रेगुलेट कर सकती है, उसके अंदर रेक्टिफिकेशन कर सकती है। तो दीज आर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहली मुख्य है ज्वाइंट सेशन को बुलाना, और किसी भी बिल पर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई विवाद आ जाता है किसी भी ऑर्डिनरी बिल पर, तो उस पर उनको प्रेसिडेंट के पास पावर है कि दोनों हाउस को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस को इकट्ठा बैठा के उस पर चर्चा की जा सकती है और उसको जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व किया जा सकता है। तो ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। और राज्यसभा के जो 12 मेंबर हैं उसको नॉमिनेट करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। साथ साथ में ये जितने भी कमीशन है, चाहे अल्पसंख्यक आयोग है,
चाहे वो SC आयोग है, चाहे वो ST आयोग है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का आयोग है, इन आयोग के अंदर जो भी स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे, किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उनके द्वारा जो इस मामले में जो रिपोर्ट जो तैयार की थी वो पार्लियामेंट में रखने की पावर पार्लियामेंट के में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। यूपीएससी की जो रिपोर्ट, चाहे वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, वो पार्लियामेंट में रखने की पावर है। तो दीज आर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई थिंक आपको लेजिस्लेटिव पावर समझ में आया होगा कि कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके बाद हम ऑर्डिनेंस पावर को हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनेंस पावर है, ऑर्डिनेंस पावर भी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आती है। उसको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे कि भाई ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश भी एक कानून होता है। जब तक वो कानून नहीं बन जाता, पार्लियामेंट उसमें कानून लेके नहीं आती, कोई भी अध्यादेश जब तक वो जब जारी होता है, जब हाउस जो है सेशन में नहीं होती, तो तब जो है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय अध्यादेश प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का। तो अध्यादेश जारी करना यानी कि अध्यादेश वो एक कानून है, तो कानून बनाने का काम विधायिका का है। तो इसलिए इशू ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 123 के अंदर 123 अनुच्छेद के अंदर ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये भी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आती है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर हमने समझी है। तो आई थिंक लेजिस्लेटिव पावर आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको ये जो तमाम जो जानकारी है, अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।